हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 10 उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। यह हिस्ट्री की बुक थर्ड का चैप्टर नंबर 10 है। ये सेकेंड टर्म का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि औपनिवेशिक शासन का अर्थ उन लोगों के लिए क्या था जो गाँवों में रहा करते थे। इस चैप्टर के माध्यम से हम बंगाल के ज़मींदारों के बारे में जानेंगे। औपनिवेशिक शासन के परिणाम स्वरूप उनकी ज़मींदारियों पर क्या असर पड़ा और जो लोग थे गाँवों में उनके लिए औपनिवेशिक शासन का क्या अर्थ था। जनसाधारण के लिए इस कानूनों के क्या परिणाम हुए। जो पहले से अधिक थे वो गरीब हो गए इनका, और जो गरीब थे वो अमीर हो गए। किस प्रकार गाँव में उपनिवेश शासन का प्रभाव पड़ा, इन सब बातों का हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। आज हम इस चैप्टर में हमारा टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक है हमारा बंगाल और वहाँ के ज़मींदार। जैसा कि आप जानते हैं, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। यानी कि औपनिवेशिक शासन जो है सबसे पहले भारत में बंगाल में ही स्थापित किया गया था। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे अंडरलाइन कर लेना। यही वह प्रांत था, यानी कि यही वह राज्य था जहाँ पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों को की नई व्यवस्था तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए। सबसे पहले बंगाल में औपनिवेशिक शासन स्थापित किया गया और यही बंगाली वह प्रांत था जहाँ के ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित दोबारा से व्यवस्थित करने और वहाँ की भूमि संबंधी जो अधिकार थे उन्हें नई व्यवस्था और नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने का वहाँ प्रयत्न किए गए। कंपनी के शासन के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल में क्या हुआ, इन सब बातों का हम अध्ययन करेंगे। बर्दवान में की गई नीलामी की एक घटना। सन 1797 में बर्दवान, आज के बर्धमान, ये जो बर्दवान है आज से बर्धमान के नाम से जाना जाता है, में एक नीलामी की गई थी। यानी कि 1797 में बर्दवान जो था उसमें एक नीलामी की गई थी। ये एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। बर्दवान के राजा द्वारा धारित अनेक महाल यानी भू संपदाएं, महाल जो है वे भू संपदाएं बेचे जा रहे थे। सन 1793 में जो बर्दवान के राजा थे उनके द्वारा जो उनके महाल थे, भू संपदाएं थी, उनकी ज़मीन जागीरें, वे क्यों बेची जा रही थी इसका ये बारे में बताएंगे। सन 1793 में इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू हो गया था। इस्तेमरारी बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। ये कब लागू किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस्तेमरारी बंदोबस्त किस साल लागू किया गया या किस सन में लागू किया गया, तो उसका आंसर होगा 1793 में इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी। जो राजस्व था, टैक्स, उसकी जो राशि थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने निश्चित कर दी थी, जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। जैसे कि किसी जमींदार से कहा कि आपको 10,000 रुपये साल देने हैं और वह जमींदार 10,000 रुपये साल नहीं चुका पाया, तो उससे वह 10,000 की रकम को पूरा करने के लिए उसकी जो संपदाएं उन्हें नीलाम कर दी जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। चूँकि बर्दवान के राजा पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी। मैंने बताया था कि आखिर बर्दवान के राजा की संपदा क्यों बेची जा रही थी, क्योंकि उनके ऊपर जो है राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, वे जिसे चुकता नहीं कर पाए थे, इसलिए उनकी संपदाएं नीलाम की जाने लगी। जब वे राजस्व की राशि नहीं दे पाए तो ये सरकार का नियम था कि जो जमींदार राजस्व नहीं चुका पाएगा तो उसकी राजस्व वसूली के लिए उसकी ज़मीन संपदाएं बेच दी जाएंगी। इसी प्रकार बर्दवान के राजा की भी संपदाएं नीलाम कर दी गई। अब नीलामी में क्या दाव पेच करते थे उस टाइम के लोग, नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे और संपदाएं सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी गई। जैसा कि होता है नीलामी में, जो सबसे ऊंची बोली लगाता है उसी को बेच दिया जाता है जिस भी चीज़ की नीलामी की गई हो। लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही इस सारी कहानी में एक अजीब पेच दिखाई दे गया। उसे जानने में आया कि उनमें से अनेक खरीदार आए नीलामी में ज़मीन खरीदने के लिए, राजा के अपने ही नौकर या एजेंट थे और उन्होंने राजा की ओर से ही ज़मीनों को खरीदा था। यानी कि जिसकी ज़मीनें बेची जा रही थी उसके ही आदमी आकर उसके ही लिए ज़मीनों को दोबारा खरीद रहे थे, परंतु गुमनाम से।
नीलामी में 95% से अधिक बिक्री जो हो रही थी वह फर्जी थी। वैसे तो राजा की ज़मीनें खुले तौर पर बेच दी गई थी, परंतु उनकी ज़मींदारी का नियंत्रण अभी उसी के हाथ में रहा। जब राजा के ही आदमियों ने उसकी ज़मीन वापस खरीद ली तो नियंत्रण भी उसी के हाथ में रहा। नेक्स्ट है अदा न किए गए राजस्व की समस्या। अकेले बर्दवान राज की ज़मीनें ही ऐसी संपदाएं नहीं थी जो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बेची गई थी। यानी कि बर्दवान की संपदा ऐसी नहीं थी जो बेची जा रही थी नीलामी में, और भी कई संप्रदाय थी जो बेची जा रही थी। इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी। जब 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया तो उसके बाद 75% से अधिक जमींदारियां जो है हस्तांतरित कर दी गई थी। ब्रिटिश अधिकारी यह आशा करते थे कि इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे भी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल की विजय के समय से ही उनके समक्ष उपस्थित हो रही थी। जब ब्रिटिश ने बंगाल को विजय कर लिया तो उनके सामने अनेक समस्या उत्पन्न हुई, और जब उन्होंने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया तो उनका यह मानना था कि ये समस्याएं सभी हल हो जाएंगी। परंतु 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी थी, क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे और खेती की पैदावार घटती जा रही थी। 1770 के दशक तक बंगाल की ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी वह संकट के दौर से गुजरने लगी। इसके कारण थे अकाल पड़ना और खेती की पैदावार घटती जा रही थी। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट लाइन से। कंपनी के अधिकारियों के बीच परस्पर लंबे वाद विवाद के बाद जब कंपनी के जो अधिकारी थे उनके बीच बहस हुई कि इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया जाए नहीं किया जाए, तो उन सबके वाद विवाद के बाद बंगाल के राजाओं और ताल्लुकदारों के साथ इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया। यानी कि कंपनी ने बंगाल के राजा और ताल्लुकदारों के साथ कंपनी ने मिलकर स्थायी बंदोबस्त यानी इस्तेमारी बंदोबस्त लागू कर दिया। अब उन्हें जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया और उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व मांग को अदा करना था। यानी कि ताल्लुकदार और राजाओं को बंगाल के अब उन्हें जमींदार कहा जाने लगा और उन्हें सदा यानी हमेशा के लिए एक निश्चित मात्रा में राजस्व की मांग ब्रिटिश कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ती थी। इस परिभाषा के अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था, बल्कि वह राज्य का राजस्व समाहर्ता यानी संग्राहक मात्र था। यानी कि जमींदार जो है वह भूस्वामी नहीं है, बल्कि वह राजस्व को इकट्ठा करेगा और उस कंपनी को दे देगा। जमींदार के नीचे अनेक, कभी कभी तो 400 तक गांव होते थे। एक जमींदार के अंडर में अनेक गांव हुआ करते थे। कभी कभी इनकी संख्या 400 तक पहुंच जाती थी, जो खुद में एक बहुत बड़ी संख्या है। एक जमींदारी के भीतर आने वाले गांव मिलाकर एक राजस्व संपदा का रूप लेते थे। यानी कि एक जमींदारी के भीतर जितने भी गांव आएंगे उन्हें मिलाकर एक राजस्व संपदा का रूप ले लेते थे। जमींदार से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि अदा करेगा। जमींदार जो है वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व की जो राशि है वह अदा करेगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा वह उसकी संपदा नीलाम की जाएगी। अगर जमींदार राजस्व राशि अदा नहीं कर सकेगा तो जमींदार की जो संपदा है उसे नीलाम कर राजस्व की राशि प्राप्त की जाएगी। अब ये पिक्चर जो है चार्ल्स कॉर्नवालिस की है। जब बंगाल में 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। चार्ल्स कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था जब इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया। अब हम यहाँ ताल्लुकदार के बारे में पढ़ेंगे कि ताल्लुकदार शब्द इस चैप्टर में आता रहेगा कि ताल्लुकदार होते कौन है। ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो। आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया। ताल्लुकदार का मतलब है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक, या ताल्लुक जो है उर्दू भाषा का शब्द है, इसका मतलब है संबंध, यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध। तो जिस व्यक्ति के साथ संबंध हो उसे ताल्लुकदार कहा जाने लगा, जिसका आगे चलकर अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया। ताल्लुकदार से पब्लिक क्या करती थी, उस टाइम के किसान थे, पैसे उधार ले लिया करते थे, ब्याज पर लिया करते थे, तो उन्हीं को ताल्लुकदार किया जाता था।
नेक्स्ट टॉपिक है राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे। आखिर जमींदार राजस्व राशि का भुगतान क्यों अदा नहीं कर सकते थे, तो उसके बारे में हम जानेंगे। कंपनी के अधिकारियों का यह सोचना था कि राजस्व मांग निर्धारित किए जाने से जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा। कंपनी के अधिकारियों को ऐसा लगता था कि जब वे राजस्व की मांग को निर्धारित कर देंगे तो जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा और वे अपने निवेश पर प्रतिफल प्राप्ति की आशा से प्रेरित होकर अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। किंतु इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे, यानी कि आनाकानी करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व की बकाया रकमें बढ़ती गई। जमींदारों की इस असफलता के कई कारण थे। जमींदार जो राजस्व की राशि अदा नहीं कर सकते थे, इसके कई कारण थे। पहला, प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी। जो राजस्व की मांगें निर्धारित की गई थी वे बहुत ऊंची थी, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है तो इसे आगे चलकर कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती के विस्तार के होने से आय में वृद्धि हो जाने पर भी कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा कभी नहीं कर सकेगी। मतलब कि कंपनी के जो अधिकारी थे उन्होंने शुरुआत में मांगों को इसलिए ऊंचा रखा। कंपनी का यह मानना था कि जब आगे चलकर खेती की दिशा में सुधार होगा और उत्पादन बढ़ जाएगा तो किसानों को जो आय प्राप्त होगी कंपनी उसमें और टैक्स नहीं लगा सकती, क्योंकि उसने स्थायी बंदोबस्त कर दिया। इसलिए उसने शुरुआत में ही राजस्व की मांगे को अधिक लगाया ताकि आगे चलकर कंपनी को ज़्यादा नुकसान ना हो। और इसके लिए दलील दी कि जो कृषि के उत्पादन कंपनी ने जो शुरुआत में मांगों को ऊंचा लगाया था, उसके लिए कंपनी ने यह भी बताया कि जब उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी और कीमतें बढ़ती जाएंगी, जमींदारों का बोझ वैसे ही कम होता जाएगा। जैसे उत्पादन बढ़ेगा और वृद्धि होएगी तो उस प्रकार जमींदारों के लिए राजस्व प्राप्त करना धीरे धीरे मुश्किल से कम होता जाएगा, इजी होता रहेगा। दूसरा पॉइंट है ये ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी। यानी राजस्व की जो ऊंची मांग है वह 1790 के दशक में लागू की गई थी, क्योंकि 1793 में दशक का मतलब यानी 1790 से 1800 दशक में 10 साल आते हैं, लागू की गई थी। 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया, उसी टाइम ये मांग लागू की गई। तो उस टाइम में उपज की जो कीमतें हैं नीची थी। जो कृषि की पैदावार होती थी उसे बेचा जाता था, कम कीमत पर बेचा जाता था, जिससे रैयत किसानों के लिए, जो किसान होते थे वे जमींदारों को उनकी राशियाँ चुका नहीं पाते थे टैक्स। जब जमींदारों को खुद टैक्स नहीं मिल रहा किसानों से तो वे आगे कंपनी को राशि कैसे दे सकते थे। इस प्रकार जमींदार राजस्व की रकम को अदा करने से चूक जाते थे। तीसरा पॉइंट है राजस्व असमान था। फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। यानी कि एक किसान ने, जैसे एक गांव में खेती हुई और वहाँ की फसल बर्बाद हो गई तो वहाँ के जो किसान हैं उन्हें राजस्व देना ही है, चाहे वो कुछ भी हो। जमींदार को, कंपनी को राजस्व देना ही है। इस प्रकार राजस्व असमान था। जब किसान खुद राजस्व की मात्रा रकम जमींदार को नहीं दे पाएंगे तो जमींदार उसे आगे किस प्रकार से दे सकता था। इसलिए जमींदार राजस्व की रकम अदा करने में चूक जाया करते थे। रैयत कौन है? जैसे कि इसमें शब्द आया रैयत। रैयत के बारे में हम जानेंगे कि रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता था। यानी कि रैयत शब्द से यहाँ तात्पर्य किसान से है। कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व तो देती थी, पर वे उन्हें नियंत्रित तथा विनियमित करना, उनकी सत्ता को अपने वश में रखना और उनकी स्वायत्तता को सीमित करना भी चाहते थे। कंपनी ने जमींदारों को महत्व तो दिया, परंतु वे उन जमींदारों को नियंत्रित करना, उनकी स्वायत्तता को सीमित करना और उन्हें अपने वश में रखना चाहते थे। इसके लिए कंपनी ने कई कानून बनाए, कई तरीके के काम किए। जैसे पहला, जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। जमींदारों पर जो सेना होती थी छोटी मोटी, उन्हें कंपनी ने भंग कर दिया। अब जमींदार सेना नहीं रख सकते थे।
सेकंड, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। जो ज़मींदार हुआ करते थे वे सीमा शुल्क लगाते थे, यानी कि जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर, बॉर्डर पार करने पर जो टैक्स दिया जाता था उसे समाप्त कर दिया गया कंपनी के द्वारा। उनकी कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रख दिया गया। जो जमींदार अपने यहाँ छोटी मोटी कचहरी लगाकर विवादों का निपटारा करते थे, अब उन कचहरियों को भी समाप्त कर दिया गया और उसके कलेक्टर की देखरेख में रख दिया गया। जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। जैसे कि मैंने बताया था, जमींदार छोटा मोटा न्याय वाद विवाद के झगड़े सुलझाते थे, पुलिस की व्यवस्था करते थे, वे दोनों शक्तियाँ भी जमींदारों से छीन ली गई और कंपनी इस प्रकार जमींदारों को नियंत्रित कर दी थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि क्वेश्चन इस प्रकार, कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित कैसे किया, तो उसका ये पॉइंट हम बनाकर लिख देंगे, पूरा नंबर मिलेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।